तो we get to know about the sun and the solar system. Now we come to planets. अब how many planets are there in our solar system? There are 8 planets. ठीक है, 8 planets है, ये तो क्लियर है ना सबको? Everyone is getting that? We have 8 planets in our solar system including Earth. अब क्या है कि sun is the center. sun center में है ना? And all the planets revolve around the sun, all the 8 planets. अब इनको अगर हम अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन देखेंगे तो एक सेंटेंस है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स. इसके थ्रू वी कैन इजीली रिमेम्बर द 8 प्लैनेट्स. एम से क्या हो गया? फ्रॉम एम मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ. एम से क्या होगा? मार्स. मार्स. J for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus, N for Neptune. नेपच्यून. पहले प्लूटो भी कंसिडर करते थे, लेकिन अब इट कंसिडर एज अ ड्वार्फ प्लैनेट. पहले प्लूटो को भी हम एज अ 9 प्लैनेट कहते थे कि वी हैव 9 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम. बट अब जो है, ड्यू टू सम कंडीशंस वो फुलफिल नहीं कर रहा था, तो उसके कारण हमने प्लूटो को एज अ ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में हमने रख दिया है. तो ये क्लियर है. सबसे पहले सन के सबसे नजदीक कौन होगा? मर्क्यूरी. उसके बाद नंबर 2 पे वेनस, नंबर 3 अर्थ, नंबर 4 मार्स, नंबर 5 जुपिटर, नंबर 6 सैटर्न, number 7 Uranus, and number 9 number 8 Neptune. So these are the 8 planets. All the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path. अब ऐसा तो नहीं है ना कि भाई चलो मर्क्यूरी है, कौन कौन है यहाँ पे? पहले अगर हम देखते हैं तो सन के सबसे पास में कौन सा है? मर्क्यूरी, देन वेनस, देन अर्थ, है ना ऐसे? ठीक है, बट ये सर्कुलर पाथ में है. मैंने तो थोड़ा ये रुको, मैं अच्छे से ड्रॉ करती हूँ. आई एम ड्राइंग. ठीक है, सेंटर में क्या हो गया? सेंटर में हो गया सन, देन ये हो गया सन, देन मार्स, वीनस, अर्थ एंड सो ऑन. और बाकी सारे प्लैनेट्स ऐसे ही होंगे. अब ये जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, ये एक सेम ऑर्बिट होता है. ऐसा नहीं कि भाई चलो आज मंडे है तो आज मेरा मन है मैं इस ऑर्बिट में जाऊंगा. ठीक है, पर ट्यूसडे है तो अब मैं इसके ऑर्बिट में चला आऊंगा. चलो आज मेरा मन है कि मैं थोड़ा सा अर्थ के ऑर्बिट में घूम के आऊं. क्या ऐसा होता है? ऐसा सोच सकते हैं प्लैनेट्स कि हाँ नहीं चलो, मर्क्यूरी ने सोचा कि चलो मैं अब वीनस के ऑर्बिट में मैं अब ट्रैवल करूंगा. वेनस ने सोचा कि अब चलो आज तो मैंने बहुत अपने ऑर्बिट में ट्रैवल किया, अब मैं अर्थ के ऑर्बिट में ट्रैवल करूंगा. क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा होता है? इज इट पॉसिबल? No, this is not possible. Every planet have their own path and it's a fixed path. उनका पाथ फिक्स होता है, सारे प्लैनेट्स का पाथ फिक्स होता है
and they can move around in the move around to the sun in fixed path. They cannot move here and there. These paths are elongated. They are called orbits. ये जो elongated path है, this elongated path, ऐसा ही path होता होगा ना, this elongated path, जैसे ये अगर path है अर्थ का, तो it's an elongated path, ठीक है, and it is also called, ये elongated path को हम क्या कहते हैं, this is called orbit. और सारे planet एक fixed path में, all the planets have fixed elongated path in which they are moving around the sun. Mercury is nearest to the sun. It takes only 88 days to complete one round along its orbit. अब मर्क्यूरी कितने दिन में सन के अराउंड अपने एक पाथ को कवर करता है? 88 days में. It means Mercury have 88 days in a year. अर्थ कितने डेज में करती है? अर्थ एक ऑर्बिट पूरा कितने डेज में करती है? 365 एंड सम आवर्स. फिर उसके बाद क्या होता है, 4 इयर्स में वो सारे आवर्स इंक्लूड करके वन डे में फॉर्म हो जाता है. दैट इज कॉल्ड लीप ईयर. 29 फेब होता है ना, 29 फेब 4 साल में एक बार आता है ना, 29 फेब, जिसे हम लीप ईयर कहते हैं. तो अर्थ क्या, उसमें 366 डेज होता है. हाँ, उसमें 366 डेज होता है लीप ईयर में. तो 300 हर साल, मतलब एक ऑर्बिट, जैसे ये होता है ना कि हमने कहा अरे न्यू ईयर आ गया, 1 ईयर हो गया. इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स आवर अर्थ moved around in her orbit and she completed one circular path, one complete circular path. उसने एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ उसने एक सर्कुलर पाथ को, अर्थ ने एक सर्कुलर पाथ को कंप्लीट किया. इट मीन्स शी कंप्लीटेड वन सर्कुलर पाथ, दैट इट इज कॉल्ड 1 ईयर. एक साल का मतलब क्या हुआ? 365 दिन में अर्थ ने एक रोटेशन पूरा किया. अर्थ रोटेट होके, अर्थ मूव अराउंड करके फिर उसी जगह पे आ गई. दैट इज कॉल्ड 1 year. Venus is considered as Earth's twin. अब अर्थ के ट्विन, अर्थ का ट्विन किसे कहते हैं? Venus. Venus is known as Earth's twin. Why? Because its shape and size both are very much similar to the Earth. जो shape है, जो size है अर्थ का, it looks like Venus. Venus shape and size looks like Earth. अब जो ट्विन होते हैं, जो ट्विन्स होते हैं, एक जैसे दिखते हैं ना, बहुत सारे नहीं भी दिखते हैं, बट ट्विन्स का मतलब ये हो गया कि समहाउ वो एक जैसे दिख रहे हैं, है ना. ट्विन्स ब्रदर सिस्टर अपने स्कूल में तो देखा होगा ना तुम लोगों ने, ट्विन्स पढ़ते ही होंगे तुम्हारे स्कूल में, तो फिर उसमें वो दोनों एक जैसे दिखते हैं. तो ट्विन्स मतलब ये हो गया कि वेनस जो है वो अर्थ के जैसा दिखता है, क्योंकि उसका शेप और उसका साइज समहाउ सिमिलर टू अर्थ. टिल रिसेंटली प्लूटो वाज आल्सो कंसीडर्ड अ प्लैनेट. अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि अगस्त 2006 तक प्लूटो को हम एज अ प्लैनेट कंसीडर कर रहे थे, बट कुछ नॉर्म्स वो कंप्लीट नहीं करता है, कुछ नॉर्म्स वो फुलफिल नहीं करता है. So International Astronomical Union decide that it will be considered as a dwarf planet. और कौन कौन है? सीरीज 2003, UV 330, ये दोनों भी dwarf planets में आते हैं. तो ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है, नेम सम dwarf planets.
What are the dwarf planets? Name them. ठीक है. Now come to Earth. The Earth is the third nearest planet to the Sun. Earth, our lovely Earth. ठीक है. Where we are living. In which planet we are living? We are living on the Earth, in the Earth only. The Earth is the third nearest planet to the Sun. Third nearest planet है ये Sun के. In size, it is the fifth largest planet. Third nearest planet है Sun के और size में ये fifth largest planet है. First कौन है? First largest planet कौन सा है? Jupiter. Jupiter. Good. It is slightly flattened at the poles. अब क्या अर्थ बिल्कुल सर्कल है? अर्थ का शेप कैसा है? नहीं, चपटा. No, it's flattened at their poles. देखो है ना ये flattened है. पोल्स पे ये flattened है ना, ये हल्का सा फ्लैट हो जा रहा है. तो it flattens at the pole. अब पोल का मतलब क्या हो गया? नॉर्थ पोल, साउथ पोल. Earth have two poles, north and south. That is why its shape is described as a geoid. Geoid means an earth-like shape. ठीक है. अब geo is a Greek word. Sorry, हाँ, geo is a Greek word ना. कौन बताएगा? Greek word है. Geo is a Greek word. देखो यहाँ है ना word origin. अब ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं, जियोलॉजी पढ़ते हैं, origin कैसे हुआ इनका? तो it originates from the word geo, which means, what does geo means? G means earth. ये ज्योग्राफी का फुल फॉर्म है. What does geography mean? Geography is consists of two Greek words. First one is G means earth, and second one is graphia. Second one is graphia, which means writing. Graphia means writing. So writing about the earth, its physical structure and all the things which is related to earth is a geography. अगर हम बिल्कुल ले टर्म्स में बोलेंगे कि अरे भाई एक्सप्लेन करो व्हाट इज ज्योग्राफी, क्या होता है ज्योग्राफी का मतलब, एक्सप्लेन करो. कोई बताएगा मुझे ज्योग्राफी? एकदम बिल्कुल हिंदी में बताएं. हाँ, बिल्कुल हिंदी में बताओ. और अर्थ के बारे में लिखना. वन बाय वन आई विल कम टू ऑल ऑफ यू. तो बिल्कुल ऐसे हिंदी में एकदम ले टर्म्स में कि अगर मैं तुमसे पूछूं ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, तो उसमें वैसा कुछ यूज नहीं करना है तुम्हें कि तुम डेफिनेशन बता रहे हो, प्रॉपर टर्म्स. तुम्हारे दिमाग में जो फर्स्ट थिंग आता है ज्योग्राफी सुन के वो बताओ मुझे. बताओ, तुम बताओ अंश. बताओ अंश. You there? अंश? चलो अथर्व तुम बताओ. What is geography? कोई नहीं बोल रहा. हेलो दी मैम, हाँ बताओ ज्योग्राफी बताओ. मैम अर्थ के बारे में लिखना ज्योग्राफी कहलाता है. हाँ ठीक है, गुड. और अथर्व तुम बताओ. अर्थ के सरफेस के बारे में जो भी स्टडी होती है उसे जियोग्राफी कहा जाता है. ठीक है, ये तो चलो एज अ डेफिनेशन तुम लोगों ने बताया, बट मैं ये नहीं बोल सकती कि अर्थ के बारे में हम जितनी भी चीज, whether it is related to its physical structure, मतलब अर्थ कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है उसका, अर्थ पे क्या क्या चीजें होती हैं, वहां के मौसम क्या क्या होते हैं. सरफेस मीन्स क्या हो गया? सरफेस मीन्स तो बस सरफेस हो गया ना अर्थ का, बट एटमॉस्फेयर हो गया. हाँ, एटमॉस्फेयर भी तो है अर्थ में, तो उसे क्या हम ज्योग्राफी में इंक्लूड नहीं करेंगे? We will include that also in geography. तो अर्थ के बारे में, मतलब अर्थ के बारे में सारी चीजें पढ़ना is the geography.
रिलेटेड, अर्थ से रिलेटेड जो चीज है। अब अर्थ से रिलेटेड सोलर सिस्टम भी तो है हमारा, क्योंकि अर्थ कहाँ लाई कर रहा है, सोलर सिस्टम में लाई कर रहा है। अर्थ सोलर सिस्टम से अलग तो नहीं है। तो हम अर्थ, अगर हम अर्थ के बारे में जान रहे हैं तो हमें सोलर सिस्टम को भी तो जानना होगा, तो वो भी सोलर सिस्टम भी ज्योग्राफी के अंदर ही आएगा। ठीक है, क्लियर? ओके, यस। हाँ ओके, नाउ कम, ज्योग्राफी इज कंसिस्ट ऑफ टू Greek words. First one is GE, which means earth, and second one is graphia, which means writing. अब find out more about the earth. अब अर्थ के बारे में अगर हमें और ज्यादा जानना है, और भी बहुत सारी स्टडीज होती हैं अर्थ से रिलेटेड। जैसे हो गया जियोलॉजी। जियोलॉजी मीन्स क्या हुआ, जियो एंड प्लस लॉजी, जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द अर्थ। अब जो पर्टिकुलर हम अर्थ के बारे में जब पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में सब कुछ इंक्लूड हो गया, ये रखना, याद रखना कि ज्योग्राफी में सारा कुछ इंक्लूड हो गया। बट अगर हम सिर्फ जियोलॉजी बोल रहे हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द जियोलॉजी ओनली, इट मींस स्टडी ऑफ द अर्थ, मींस हम सिर्फ अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं। जियोमेट्री, geometry, not geometry, it's geometry. Geometry means measurement of the earth. अब geometry ये पढ़ते होगे ना, मैथ्स में जियोमेट्री है, जियोमेट्री हम पढ़ते हैं ना मैथ्स में, लगता है अरे भाई ये इसका Yes, क्या ma'am. यूज है, ये तो बस ऐसे ही है, लगता है ना कि पता नहीं क्यों पढ़ा रहे हैं ये हमें, लेकिन नहीं, इन सभी चीजों का यूज है। एवरीथिंग विच वी आर स्टडी have their uses. Like geometry में हम सर्कल और स्क्वायर, रोम्बस, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं ना। तो उन सभी चीजों का कहीं ना कहीं वो सारे ऑब्जेक्ट हमारे अर्थ में प्रेजेंट है। इट्स रिलेटेड टू आवर अर्थ। अगर हम माउंटेन के शेप को देखते हैं तो ये ट्रायंगुलर शेप में हमें दिखता है, माउंटेन्स लुक्स लाइक अ ट्रायंगल, दिखता है या नहीं? यस मैम। तो इसीलिए ज्योमेट्री, मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, ज्योमेट्री के थ्रू हम अर्थ के सारे मेजरमेंट को ले सकते हैं। एंड नाउ जियोइड, जियोइड मींस रिजेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ अर्थ। ठीक है कि अर्थ के कितने फॉर्म्स हैं, अर्थ का शेप कैसा है, ये सारी चीजें हम जियोइड में पढ़ते हैं। ओके, नाउ इट्स क्लियर? Yes, ma'am. And those who study the celestial bodies and their movement are called astronomers. अब एस्ट्रोनॉमर्स कौन होते हैं? जो कि सेलेस्टियल बॉडी यानी द हेवनली बॉडी, हाँ, सेलेस्टियल बॉडीज में क्या क्या होगा, प्लैनेट्स, सैटेलाइट, एस्टेरॉयड, मेटेरॉइड, ये सारे सेलेस्टियल बॉडीज में। तो दोज पर्सन, दोज who study about the celestial bodies and their movement, movement क्यों? क्योंकि celestial body एक जगह यूनिफॉर्म नहीं होते, वो बस एक जगह, ऐसा नहीं कि एक जगह है, दे आर मूविंग अराउंड, वो इधर उधर मूव करते रहते हैं। and those who are study about them are called astronomers. Who was a famous astronomer of ancient India? Aryabhat. Aryabhat was a famous astronomer of ancient India. बहुत बड़े वो एस्ट्रोनॉमर थे, एस्ट्रोलॉजिस्ट थे। He said that the moon and the planets shine due to reflected sunlight. उन्होंने में ही ये पहली बार बताया था, आर्यभट्ट ने ही पहली बार ये बताया था कि जो भी मून और प्लैनेट शाइन करते हैं, ये उनका खुद का, ये उनकी खुद की लाइट नहीं होती। They are not shining through their own light. They reflected the light. Which light they are reflecting? They are reflecting the sunlight. ठीक है, आया समझ में? तो ये आर्यभट्ट ही थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये बताया था कि ऑल द प्लैनेट एंड मून शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ
सनलाइट। अभी भी बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर हैं। टुडे ऑल्सो देयर आर सेवरल एस्ट्रोनॉमर who are busy in exploring the universe। अभी भी कोई ना कोई एक्सप्लोर कर रहा होगा यूनिवर्स को, क्योंकि ये इतना वास्ट एरिया है, इतना इंटरेस्टिंग एरिया है कि लोग अभी भी बहुत चीजों को ढूंढ रहे हैं। Conditions favorable to support life are probably found only on the earth। अब लाइफ सपोर्ट के लिए, एक लाइफ सस्टेन करने के लिए जो सारे कंडीशंस चाहिए वो कहाँ, वो सिर्फ अर्थ पे ही मिलते हैं। अभी देख रहे हो ना, बहुत सारे जो कंट्रीज हैं वो मार्स पे अपने रॉकेट्स वगैरह सेंड कर रहे हैं, रोवर सेंड कर रहे हैं, है ना। और वो क्यों सेंड कर रहे हैं? बिकॉज दे ट्राई टू फाइंड दैट particular planet is able to sustain life or not, कि उस पर्टिकुलर प्लैनेट में क्या लाइफ पॉसिबल हो सकती है। इसलिए जो साइंटिस्ट है कभी मून पे भेजते हैं, क्या हम मून पे रह सकते हैं, कभी वो मार्स पे भेजते हैं, है ना, वो भेजते हैं ना अपने अपने रोवर्स को, अपने अपने रॉकेट्स को, अपने सैटेलाइट्स को उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए भेजते हैं। यस मैम। तो द अर्थ इज नाइदर टू। अच्छा ये बताओ, फर्स्ट इंडियन कौन था जो स्पेस में गया था? हु वाज द फर्स्ट इंडियन? कौन था? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा, वेरी गुड। बट वो सिर्फ ही इज द ओनली इंडियन सिटीजन। क्योंकि अभी मैं पूछूंगी तो तुम लोग तो बहुत सारे नाम बताओगे। इंडियंस में तो कल्पना चावला भी आ गई और सुनीता विलियम्स भी आ गई, आई ना, ये भी तो इंडियंस थी जो स्पेस में गई थी। लेकिन बट दे आर नॉट द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। वो मतलब सिटीजन्स अमेरिकन भी थी, ठीक है। सिटीजनशिप सिर्फ इंडिया का उनके पास नहीं था, तो कल्पना चावला भी अमेरिका की थी, सिटीजनशिप उनके पास भी अमेरिका का था, ठीक है। जो राकेश शर्मा ऐसे थे जिनके पास इंडियन सिटीजनशिप था। तो अगर हम ये कहें कि कौन कौन से इंडियन गए, तो उसमें सुनीता विलियम्स भी आएंगी और ये कल्पना चावला भी आएंगी और राकेश शर्मा भी आएंगे। और अभी पता है, अभी एक और इंडियन को सेलेक्ट करा है, एक और इंडियन सेलेक्ट हुए हैं स्पेस में जाने के लिए, राजा जॉन वरुप्तुचारी इनका नाम है। वो इंडियन अमेरिकन है, वो भी इंडियन सिटीजन नहीं है, ही इज ऑल्सो इंडियन अमेरिकन, उनको अमेरिकन सिटीजनशिप मिला हुआ है। तो ये अभी नासा ने सेलेक्ट करा है उनको अपने मून प्रोजेक्ट के लिए। वो उनको मून पे भेजने वाला है, राजा जॉन वरुप्तुचारी इनको, ठीक है। राइट डाउन द नेम। राजा, रुको मैं लिखती हूँ। चैट में भेज दीजिए। जॉन वरुप्तुचारी, he is also Indian American। राजा जॉन अब 4 लोग अभी ये सेलेक्ट हुए हैं। ये पहले गए नहीं है, ये ध्यान में रखना। he does not go to there, ठीक है। अभी इनको सेलेक्ट किया गया है, अभी ये गए नहीं है, नासा ने अभी सेलेक्ट किया है इनको। तो जो चले गए हैं, अगर उनके बारे में बात होगी, then 3 names will come। First one is Rakesh Sharma, second is Sunita Williams, कल्पना चावला, third one is Sunita Williams, ठीक है। और ये फोर्थ वन है राजा जॉन वरुप्तुचारी, इनको अभी सेलेक्ट किया गया है। Now the earth is neither too hot nor too cold। अर्थ ज्यादा गर्म भी नहीं है, ज्यादा ठंडा भी नहीं है।
इट हैज वाटर एंड एयर। लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, लाइफ को सस्टेन करने के लिए हमें क्या चाहिए? बेसिक थिंग क्या हो गया? वाटर एंड एयर, ये दो चीजें हैं, और लैंड भी चाहिए। लैंड भी तो चाहिए ना, हम रहेंगे कहाँ? सिर्फ वाटर और एयर हो, लैंड ही ना हो तो क्या हम रह पाएंगे? तो ये सारी चीजें, ये सारे कंडीशंस को अर्थ फुलफिल करती है। द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। अब एयर में क्या चाहिए? एयर में मान लो अगर सिर्फ नाइट्रोजन हो, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड हो, तो क्या हम सस्टेन कर सकते हैं? कैन आवर लाइफ बी पॉसिबल? नो, आवर लाइफ विल नॉट बी पॉसिबल इफ देयर इज नो ऑक्सीजन। अभी देख रहे हो ना न्यूज, तो अभी सभी देख रहे हो कैसे ऑक्सीजन चाहिए सबको। चाहिए ना? कोरोना में देख रहे हो ना, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जा रहा है। ऑक्सीजन ही पीने हैं। हाँ, तो सबको ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन इज द मेन गैस फॉर सर्वाइवल। और अगर हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ना हो, तब तो पता चलेगा कि हमें सबको अपने बैकपैक में एक सिलेंडर लेके घूमना पड़ेगा ऑक्सीजन के लिए। पॉसिबल ही नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल टू लिव विदाउट ऑक्सीजन। जो एस्ट्रोनॉट भी जाते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन लेके जाते हैं स्पेस में, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए ब्रीदिंग के लिए। No one can survive without oxygen, a human being or animal. The Earth is a unique planet in the solar system. तो Earth जो है वो unique planet है solar system का, from the Earth is the unique planet in the solar system. From the outer space, the Earth appears blue. अब अगर हम मून से अर्थ को देखेंगे तो वो हमें कैसा दिखाई देगा? ये मैंने बताया था शायद कि अगर हम मून से अर्थ को देखेंगे तो वो हमें ब्लू दिखेगा। हम जब भी अर्थ पर बहुत ज्यादा वाटर है इसलिए। हाँ, जब भी कभी हम ड्राइंग में अर्थ ड्रॉ करते हैं, हम उसे ब्लू कलर में ड्रॉ करते हैं। क्यों? क्योंकि 2/3 सरफेस जो है, जो अर्थ का 2/3 सरफेस है, वो किससे कवर्ड है? वाटर से। सो इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट। अगर एक क्वेश्चन होगा, टिक द करेक्ट ऑप्शन, विच इज नोन एज ब्लू प्लैनेट? Earth, Mars, Jupiter, Saturn. Which one is the blue planet? Earth. Earth. Right. जल्दी से मून कर लेते हैं, okay? Our Earth has only one satellite. Earth के पास बस एक ही सैटेलाइट है, that is moon. मून है। हाँ, its diameter is only 1/4 that of the Earth. इसका डायमीटर कितना है? जितना अर्थ का है उसका 1/4. Its diameter is only 1/4 that of the Earth. इसका डायमीटर अर्थ के 1/4 के बराबर है. It appears so big because it is near to our planet than other celestial bodies. अब ये हमें इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये बाकी सारे सेलेस्टियल बॉडीज से, जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, उन सबसे ज्यादा पास मून है, इसीलिए हमें ये इतना बड़ा दिखता है. अभी तो मान लो हम यहाँ प्लेन से देखते हैं तो ये हमें उतना बड़ा, मतलब ठीक है दिखता है, बट अगर हाई अल्टीट्यूड पे जाओगे, इफ यू विल गो टू द माउंटेन एरिया, तुम्हें जो हमें अभी मून दिखता है ना, इससे भी बड़ा मून दिखेगा. अगर हम किसी माउंटेन रीजन में जाएंगे ना, जहाँ पे पहाड़ हो, पहाड़ी एरिया में, हाई एल्टीट्यूड में, तो हमें मून और बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि ये हमारे सबसे नजदीक है, सबसे नजदीक सेलेस्टियल बॉडी है ये. इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस. ये 3,84,400 किलोमीटर दूर है हमसे. नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून. अब तो हमें पता है कि अर्थ से सन कितनी दूर है और मून कितनी दूर है, पता है ना हमें? यस मैम. सन बताया था ना मैंने कितनी दूर है, कौन बताएगा? 150 किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर. गुड. और मून 3,84,400 किलोमीटर. राइट. द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days. अब अर्थ के अराउंड मून जो है वो कितने दिन में वो मूव कर लेता है? अर्थ के अराउंड 27 days में वन मूव वो कर लेता है.
It takes exactly the same time to complete one spin. एक स्पिन को पूरा करने में ये 27 days ही लगाता है. As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. Means क्या होता है कि सिर्फ एक मून के सिर्फ एक फेस को, मून के सिर्फ एक साइड को ही हम अर्थ से देख पाते हैं. The moon does not have conditions favorable for life. As I said earlier, moon does not have conditions that are favorable for existence. It has mountains, plains, and depression on its surface. अब मून के सरफेस पे क्या है, वहां भी माउंटेन्स है, प्लेन्स है, और डिप्रेशन मीन्स हॉलो भी है, वो नीचे दबा हुआ भी है, लाइक पॉन्ड, ये सब की तरह भी सरफेसेस है उसके. These cast shadows on the moon surface. Look at the full moon and observe these shadows. अब ये देखो कहाँ है ये shadows, दिख कहीं इमेज दे रखा है नहीं है. तो तुम आप अगर अलग अलग दिन देखोगे मून को तो वो तुम्हें अलग अलग स्ट्रक्चर में दिखाई देगा ना. मैंने बताया था ना कितने टाइप का मून होता है, मैं ना उसे सेंड कर दूंगी या किसी दिन मैं मून के फेजेस को पढ़ाऊंगी. ठीक है, कि कितने फेजेस होते हैं मून के, किसी दिन मैं एक्सप्लेन करूंगी. मैम वो हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर, हिस्ट्री का भी बताऊंगी बाद में. ठीक है, रुको अभी पहले ये कर लो. लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. लाइट किस स्पीड में ट्रेवल करती है? 3 लाख, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर. ये सब जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं ये नोट डाउन करते जाओ कि लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. अब मैंने 1 बोला, इट मींस 3 लाख किलोमीटर लाइट क्रॉस कर चुकी. अब देखो जैसे 1 सेकेंड हुआ, इट मींस 3 लाख किलोमीटर क्रॉस कर लिया लाइट ने. Neil Armstrong was the first man to step on the surface of the moon on 20th July 1969. नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो फर्स्ट पर्सन थे, फर्स्ट मैन थे जिन्होंने सबसे पहला कदम मून पे रखा. कब रखा था उन्होंने? 20 जुलाई 1969 को. He landed on the earth. He stepped on the surface of the moon. Sorry, earth बोल रही हूँ मैं. He stepped on the surface of the moon on 20th July 1969. अब ये है ना, फाइंड आउट वेदर एनी इंडियन हैज लैंडेड ऑन द मून. और किसी इंडियन, ये फाइंड आउट करना, तो थोड़ा सा गूगल सर्च करना कि फाइंड आउट वेदर एनी इंडियन हैज लैंडेड ऑन द मून. क्या किसी इंडियन ने मून पे कदम रखा है? A satellite is a celestial bodies that moves around the planets. ये चलो ये कल कराऊंगी, सैटेलाइट और ह्यूमन ईयर. टाइम ये हो रहा है. ठीक है, एस्टेरॉइड, मेटेओरॉइड, बस कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. देन वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस 2.